पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है ज्ञानधारा। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम मिले थे प्रवीण भाटिया जी से। प्रवीण भाटिया जी जो कि एक लाइफ कोच हैं और कई साल से जर्मनी में रह रहे हैं और अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ना सिर्फ ये प्रवीण भाटिया जी का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है युग परिवर्तन, और साथ में ये एक टेलीग्राम चैनल भी चलाते हैं। दोस्तों, आइए अपनी उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो सर, हमने पिछले एपिसोड में आपसे काफ़ी ज्ञान अर्जित किया कि 5D अर्थ क्या है और उसका क्या मतलब है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, हमारे प्रेम के रिश्तों के लिए और संबंधों के नज़रिए से क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, हमने आपसे ये जाना। आज सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दर्शक आज ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि उनको हम ये बता दें कि एक शॉर्ट पीछे से बता सकते हैं कि 3D 4D 5D क्या है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर। यस, जब हम अर्थ में रहते हैं तो थर्ड डायमेंशन जो हम इस समय हैं, फोर्थ डायमेंशन जो शरीर छोड़ने के बाद, और इन दोनों में हम रिसाइकिल कंटिन्यूअस होते रहते हैं। जब हम ये प्रोसेस से फ्री हो जाते हैं तो उसको पहले कहते थे कि मोक्ष हो गई या मुक्ति हो गई, बट वो इंडिविजुअल प्रोसेस होता था। हम जो 5D कॉन्शियसनेस शिफ्ट की बात करते हैं, इसमें कलेक्टिवली पूरी अर्थ के लोग एक साथ चेतना के नेक्स्ट स्तर पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। दैट इज, हमने पिछले एपिसोड में इसके कुछ कॉन्सेप्ट की बात की जी शॉर्ट में। हाँ जी जी सर। तो सर ये जानना चाहेंगे, आप बता रहे हैं कि रिसाइकिल होते रहते हैं 3D में और 4D में, तो ये जो 3D 4D है ये क्या चीज़ है? और मतलब क्या 4D एक ऐसे है जैसे हमारी फिजिकल अर्थ है, वैसा नहीं है कुछ? जैसे आप इसको अगर अच्छे तरीके से थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करें तो हमारी कॉन्शियसनेस की 3 स्टेज कॉमनली मानी जाती हैं। वेकिंग स्टेज, इस समय लोग जागते हैं, फिर लोग सोते हैं, तो ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप, सुषुप्ति और डीप स्लीप जब कोई सपना भी नहीं होता। तो एक ही कॉन्शियसनेस एक जगत को परसीव करती है जब वो जागृत अवस्था में है। जब वो सोती है एक जगत खत्म हो जाता है, दूसरा प्रकट होता है। जब डीप स्लीप में होती है दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। सेम वे जब ह्यूमन बॉडी कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं कि वो मर गया या उसने शरीर छोड़ दिया, उसकी कॉन्शियसनेस इमीडिएटली एक नए जगत को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है। दैट इज 4D। यहाँ पे सगे संबंधी तो रो रहे हैं, दुखी हैं, बट द पर्सन हु हैज डिपार्टेड, उसके लिए कोई चेंज नहीं आया। इमीडिएटली उसने नया एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। मोर ओवर ये जो प्रोसेस है ट्रांजिट का, वो बहुत प्लेजेंट होता है। ह्यूमन बॉडी में 2 समय DMT प्रोड्यूस होती है। एक बार जब वो बेबी पैदा हो रहा होता है, दैट्स वाई वो इस इतने स्मॉल कैनाल से बाहर आता है, लेकिन फिर भी वो उसको आनंद की स्टेट में होता है। सेम वे जब वो डिपार्ट करता है, कितना भी उसका एक्सीडेंट हुआ हो या कैसी स्टेट हो बॉडी की जिसमें उसको सफरिंग हो रही है, अगर आपने कुछ एक्सपीरियंसेस सुने हों या शायद लाइव देखे भी हों, मरने से कुछ समय पहले वो सारे दर्द खत्म हो जाते हैं, बिकॉज बॉडी जो है DMT प्रोड्यूस करना शुरू करती है और इसके थ्रू उसका ट्रांजिट बहुत स्मूथ होता है। बट वो कॉन्शियसनेस जो नए जगत को एक्सपीरियंस करना शुरू करती है वो 4D है, वो अर्थ से अलग है। आपका ये क्वेश्चन था कि क्या 3D और 4D में हमारी अर्थ जैसा नहीं है? नहीं, इससे अलग है जी। तो क्या 5D में हम फिजिकल हैं और 4D में हम फिजिकल नहीं हैं? सी 5D में भी सपने में आप फिजिकल हैं कि नॉन फिजिकल हैं? जब आप एक सपना देखती हैं, उसमें एक्सपीरियंस करती हैं, एक्सपीरियंस तो सारे आपको असली लगते हैं, डर भी लगता है, गिर भी जाते हैं, जो कुछ भी होता है वो फिजिकल है कि नॉन फिजिकल है। सेम वे 4D एक नया परसीव करती है। ये भी तो एक सपना है, असली लग रहा है, हम एक सिमुलेशन में हैं। आप इसको फिजिकल माने या नॉन फिजिकल माने, यू आर एक्सपीरियंसिंग इट। सेम वे यू आर एक्सपीरियंसिंग इन ड्रीम, सेम वे यू आर एक्सपीरियंसिंग इट आफ्टर द डेथ, जिसको हम कहते हैं मरने के बाद की स्थिति। तो ये जो स्थितियां हैं, तो जब हम बोलते हैं कि हम 5D में जा रहे हैं, तो सर जिसको हम कभी कुछ लोग असेंशन भी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोई भी असेंडेड नहीं है पृथ्वी पर, तो ये इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? अभी तो असेंशन तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है।
अगर हमारी कॉन्शियसनेस कलेक्टिवली वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी तो हम इसको असेंशन मानेंगे। इस प्रोसेस में कुछ लोग हैं जो इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, दे आर एडवांस्ड इन देयर कॉन्शियसनेस। हम उनको असेंडेंट माने या ना माने, लेकिन वो इस प्रोसेस को करने में हमसे आगे हैं। और कंप्लीट असेंशन तब होगा जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शिफ्ट कर जाएगी जी। सो दैट इज द प्रोसेस। तो ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये अगर हम चाहते हैं कि हमारी हो जाए, अभी एक पहले पृथ्वी पर ये दौड़ थी कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन कितनी बड़ी गाड़ी ले रहा है, किसका कितना बड़ा घर है। आज जो स्पिरिचुअल लोग जो अभी आए हैं स्पिरिचुअलिटी में, उनकी एक अलग दौड़ है। उनकी दौड़ है कि कितने प्रोसेस कर लिए, कौन सा चक्र एक्टिवेट हो गया, कुंडलिनी जागी या नहीं जागी, क्या दिखती हैं विजन्स, क्या दिखती हैं। तो हमारा जो कंपटीशन है वो सिर्फ शिफ्ट हो गया मटेरियल वर्ल्ड से, हमारा कंपटीशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमने शिफ्ट कर दिया है। तो ये तो मुझे लगता है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कह सकते। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? दोनों क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, ये इस प्रश्न से शुरू होती है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, और इस प्रश्न पे खत्म होती है जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैं कौन हूँ। इसके बीच का सारा प्रोसेस जो है वो अवेकनिंग प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, सो कॉल्ड अवेकन्ड पीपल, कि अभी अवेकनिंग स्टार्ट भी नहीं होती या कभी अपने आप को सो कॉल्ड लाइट वर्कर हैं, वो भी अभी अवेकन्ड नहीं है, बट प्रोसेस में है, सभी लोग प्रोसेस में हैं, आगे तो बढ़ ही चुके yes, हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। और जो आपने पहला हिस्सा था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि क्या स्पिरिचुअल जो एम्बिशियस है वो किस कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अर्थ पे जो जीवन है इसका पिरामिड स्ट्रक्चर है, जो जितना ऊपर है वो अपने आप को बेटर मानता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी वो में इसका उल्टा है, वो उतना नीचे है, क्योंकि उसको अपनी उस लेयर पे काम करना पड़ेगा जिसको वो अभी बहुत लाइक करता है। इसमें और आध्यात्मिक मैंने ये अचीव कर लिया, कोई भी अंतर नहीं, जीरो अंतर है। अगर वो ये मानता है कि मैंने स्पिरिचुअलिटी में इतना ऊपर मैं चल चुका हूँ, तो वो बिल्कुल उतना ही नीचे है जिसको उसको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि हमारी ह्यूमिलिटी, हमारी जो ह्यूमिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं, हम्बल, विनम्रता। हाँ, विनम्रता जो है हमारी, वो एक स्पिरिचुअल एडवांस स्पिरिचुअलिटी का टच स्टोन हो गया। यस, कि आप जितने ऊंचा, जैसे जो हम बोलते हैं कि जो वृक्ष जितना फलदार होता जाता है वो उतना झुकता जाता है। यस, लेकिन इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि इसको भी लोग अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, अंदर से वो विनम्र नहीं है, विनम्र होने का नाटक करते हैं, वो विनम्रता नहीं है। असली विनम्रता अपने आप आती है जब वो इस विराट ब्रह्मांड को देखता है। जब ये प्रश्न शुरू होता है हु एम आई, फिर वो धीरे धीरे जानना शुरू करता है, तब जो विनम्रता प्रकट होती है वो असली है। बाकी कई लोगों ओढ़ी हुई विनम्रता को भी, वो भी बस इसी स्ट्रक्चर में बहुत ऊपर हैं। जैसे कोई मैं सत्यवादी हूँ, ये भी इस स्ट्रक्चर में ऊपर है। ह्यूमन को जो लग्जरी मिली है थोड़ी बहुत मिस्टेक करने की, इसको जो एक्सेप्ट करता है, दैट इज रियल स्पिरिचुअल। जी सर, अभी आप हमको ये बता रहे थे कि हम रिसाइकिल होते रहते हैं थर्ड और फोर्थ में, माने हम भौतिक जगत में और एस्ट्रल जगत में रिसाइकिल होते रहते हैं। और एस्ट्रल के भी अपने लेवल्स हैं, हायर एस्ट्रल भी हैं और लोअर एस्ट्रल भी हैं। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसको, इस जो चक्रव्यूह है, इसको तोड़कर निकले कैसे बाहर? इस चक्रव्यूह को तोड़ने का जो सिस्टम है, वो पहले अगर सिस्टम समझ में आ जाए, चक्रव्यूह समझ में आ जाए, तो तोड़ना आसान हो जाएगा। ज़्यादातर लोग चक्रव्यूह को समझ नहीं पाते, क्योंकि रिलीजियन का मैनिपुलेशन है और हमारी कंडीशनिंग का एक हिस्सा है, हमारी कॉन्शियसनेस का इनबिल्ट पार्ट है। जैसे आप देखो, कई रिलीजियस टीचिंग में मतभेद है। कुछ लोग रीइंकार्नेशन को मानते हैं, कुछ मानते हैं कि एक ही जीवन होगा, लेकिन दोनों भी इस बात पे एक मत हैं कि मरने के बाद सजा मिलेगी। इसको वो कर्म कहते हैं, पनिशमेंट और रिवॉर्ड। इसकी वजह से रिसाइकलिंग प्रोसेस कंटिन्यू करता है। ऐसा बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, ये भी अंधविश्वास है और झूठ है, कि हमें मरने के बाद हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। वो स्पिरिट गाइड हमें बताते हैं कि इस जीवन में आपने ये काम इतना अच्छी तरीके से नहीं किया, आपको हम दोबारा मौका दे रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन इस ड्रामे में फंसता है,
उसकी कुछ जो एक्शंस हैं उसको वो कहते हैं कि इससे आप इवॉल्व हो सकते थे, आपने इस तरह वहाँ पे किया होता, वहाँ पे आपने गुस्सा कर दिया, वहाँ पे बदला लिया। हम आपको एक मौका और देते हैं अर्थ पे जाने का, ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाते हैं कि वही सर्कमस्टांसेस पैदा हों जहाँ पे आप इसको इम्प्रूव कर सकें। इससे मैनिपुलेट होके वो अर्थ पे आते रहते हैं, कर्म का उन पे बोझ डाल देते हैं कि ये आपने। और जो कॉस्मिक लॉ है इसमें हम जो एक्सपीरियंस करने के लिए सिमुलेशन में है, इस सिमुलेशन को हमारी कॉन्शियसनेस हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है। अगर हमारी कोई भी इच्छा हो जाए तो वो इच्छा को गॉड कहता है तथास्तु, पूरी होकर रहेगी। मान लो किसी ने, मुझे लगा कि किसी ने मुझे धोखा दिया है, मेरा परसेप्शन है, मैं बदला लेना चाहता हूँ, तो गॉड या कॉस्मिक लॉ कहेंगे तथास्तु, तो बदला लेने के सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे, मुझे उस परिवार में आना पड़ेगा। और ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के रूप में, मैनिपुलेशन के रूप में, ये टेक्नोलॉजिकली ऐसा करते हैं कि कोई सोल डिपार्ट होकर जब वहाँ पहुँचती है तो उसको वहाँ पे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उसकी लाइफ की मेमोरीज को दिखाकर कि ये तुम्हें बदला लेने की तुम्हारी इच्छा थी, वो प्रोजेक्ट करते हैं। वो सोल खुद एग्री करती है कि ठीक है मैं इस परिवार में आऊँगी, तो वो लगातार रिसाइकिल होती रहती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिमुलेशन को समझना और थोड़ा सा ड्रामे से डिस्टेंस होकर देखना। छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ, शायद आप कन्विंस नहीं लग रही। पितामह भीष्म ने 3 लड़कियों का अपहरण किया अपने भाई से शादी कराने के लिए। 2 ने एक्सेप्ट कर लिया, अम्बा और अम्बालिका ने। 3rd ने कहा नहीं ये गलत है, ये अपराध है किसी को अपहरण करना, मैं बदला लूँगी, मैं पितामह की मृत्यु का कारण बनूँगी। एक जीवन में मृत्यु नहीं ले पाई, दोबारा पैदा हुई, नहीं कर पाई, तिबारा पैदा हुई 3rd टाइम, ट्रांसजेंडर बनना पड़ा, तब वो पितामह की मृत्यु का कारण बनी। कौन सफ़र कर रहा था? अपराधी अगर ये अपराध है तो पितामह भीष्म ने किया था। सफ़र कौन कर रहा था? जो रिसाइकिल हो रहा था बार बार लाइफ और साइकिल में। जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो हमारी इच्छाएं, बदला लेने की भी इच्छा हो या प्रेम करने की इच्छा हो, दोनों कम हो जाती हैं, क्योंकि दोनों केस में हम ही सफ़र करते हैं। और जो ये 3rd वुमेन थी, इसकी तो किस्मत अच्छी थी कि पितामह को इच्छित मृत्यु का वरदान था, वो तब तक अर्थ पे थे। अगर वो इस समय अर्थ से हट जाते तो वो जब तक अर्थ पे रीइंकार्नेट नहीं होते तब तक वो इस साइकिल में ट्रैप रहती। इसको जानना कर्म से हमें बचा सकता है। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई स्पिरिट गाइड नहीं होते, तो इससे मुझे लगता है काफ़ी हमारे दर्शक शायद अग्री नहीं करेंगे जी। और उसका कारण ये है कि कुछ गाइड्स ऐसा लोग बताते हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में के थ्रू गए होते हैं, वो बताते हैं कि मेरे स्पिरिट गाइड्स थे और मैं बहुत एक टनल एक्सपीरियंस बताते हैं, और गाइड्स होते हैं जो उनका ट्रांजिशन के समय में मदद करते हैं। तो क्या उनके एक्सपीरियंसेस को हम झुठला नहीं रहे? जी, हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि अर्थ काफ़ी पहले असेंड हो जाती है। अगर वो अब तक असेंड नहीं हो पाई तो उसको कंटिन्यू करने के लिए जो भी सिस्टम थी, इसी वजह से वो असेंड नहीं हो पा रही थी। इसी मैनिपुलेशन का हिस्सा स्पिरिट गाइड हैं। और ये टीचिंग बहुत फेमस बुक है, लॉ ऑफ वन बाय रा, उस टीचिंग का ये हिस्सा है। और मैं जानता हूँ ऐसे सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के लोग हैं, वो हायर डायमेंशनल बीइंग से, 6 डेंसिटी के बीइंग से, फॉर एग्जांपल हम लोग तो अभी 3rd डेंसिटी में, 6 डेंसिटी बीइंग से डायरेक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में जो टनल दिखती है और टनल के बाद जो लाइट दिखती है, क्या वो ट्रैप है? उनका आंसर था यस। लेकिन आपके पास चारा क्या है? देयर इज़ नो सोल्यूशन। अगर आपको ये पता भी लग जाए कि वो एक टनल और लाइट एक फेक होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं, तो अगर आपकी कॉन्शियसनेस भी रह जाए, अवेयरनेस भी हो जाए, तो आप कहोगे नहीं मुझे इस टनल में नहीं जाना, तो फिर कहाँ जाओगे? सो दिस इज ए ट्रैप, बट देयर इज नो सोल्यूशन अनलेस हम इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके 5th डायमेंशन में असेंड ना करें। जी, ये मुझे लगता है समय के साथ हमें शायद इस बात पर और प्रकाश मिलेगा। और जैसे हमारा अपना एक ट्रूथ होता है कि हाँ ये होते हैं, ये बीइंग्स होते हैं, तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हायर बीइंग्स तो हमेशा होते हैं, आपसे ऊपर लोग। यस, मेरे ये कहने से मतलब ये नहीं है कि हायर बीइंग नहीं होते। स्पिरिट गाइड, वो स्पिरिट गाइड की टीम जिसको हम मानते हैं कि वो हमें रिसाइकिल होने में हेल्प कर रही है, हमारे इवोल्यूशन प्रोसेस में हेल्प कर रही है, वो हमें इनफैक्ट रिसाइकिल होने के लिए मोटिवेट करने की मैनिपुलेशन का हिस्सा है। लेकिन हायर सेल्फ होते हैं, हम लोग मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं,
हम सिर्फ हमारी अवेयरनेस इस थर्ड डायमेंशन पे फोकस है, इसलिए हम इसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वेयर इज हमारा एक हायर सेल्फ ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, वो स्पिरिट गाइड नहीं है। अगर इस शब्द को लोग उस सेंस में यूज़ करते हैं तो वो कह सकते हैं कि एक उनको गाइड कर रहा है उनका हायर बीइंग, देन इट इज़ ओके। बट नॉर्मली स्पिरिट गाइड शब्द सबसे ज़्यादा मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हुए देखा है कि मरने के बाद उनको वो गाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ जन्म लेना है, और उनका लाइफ का प्लान बना के दोनों की कंसेप्ट से एक प्लान बनता है। इस कंसेप्ट में जो स्पिरिचुअल गाइड है वो ट्रैप है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कोई विवाद ना करते हुए हम समय दें अपने आप को भी और सभी को, एक दूसरे को भी। यस, हायर सेल्फ है, हायर सेल्फ हेल्प करता है, और ये जानते हुए यस हायर सेल्फ एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी, हायर सेल्फ तो हम जिसको हम एक जो हम अंश आत्मा है, यस, और हमारा जो अपना ही स्वरूप है उसको हम, जो कंप्लीट स्वरूप है उसको हम हायर सेल्फ बोलते हैं। जी सर, तो इस बात को हम समय पर छोड़ेंगे कि हमें पता चले कि स्पिरिट गाइड नाम की चीज़ होती है या नहीं होती है, इसको हम समय पर छोड़ेंगे। पर काफ़ी स्पिरिचुअल लिटरेचर हमें बताता है कि स्पिरिट गाइड्स होते हैं। तो मैं इस बात के लिए, जैसे आपने कहा हम समय पे छोड़ते हैं, मैं भी इसको इससे ज़्यादा डिटेल में फिर अभी नहीं बोलता हूँ। तो सर आपका क्या ये कहने का मतलब है, हम कर्म पे बेसिकली हम कर्म से इस टर्न तक आए थे, तो कर्म नाम की चीज़ नहीं होती? अगर कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, अगर आपकी कॉन्शियसनेस मानती है कर्म होता है तो कर्म होता है। लेकिन थर्ड डायमेंशनल में अभी तक कर्म का सिद्धांत था, इसकी वजह से रिसाइकिल होते रहे, मेंटेन होता रहा। अब हम थर्ड से फिफ्थ में शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक ऐसा फेस है कि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और फिफ्थ में बिल्कुल नहीं है। कर्म में जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम अपने हाथ में लेते हैं तो हम कोई कर्म नहीं करते, और इवोल्यूशन के प्रोसेस में कर्म के सिद्धांत से प्रोसेस बहुत स्लो है। आप देखो कितनी सदियों से हम लोग कहते हैं कि कितने जीवन लेने पड़ेंगे इसके थ्रू इवॉल्व होने में। दिस इज वन ऑफ द स्लोएस्ट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब इसकी ज़रूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हम नेक्स्ट डायमेंशन में शिफ्ट करते जा रहे हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वननेस को जान रहे हैं। अगर सब वननेस है तो कौन किसको हाथ करेगा? हम तभी करते हैं जब हम इसको सेपरेशन में मानते हैं। यस, जो भीष्म वाले एग्जाम्पल से देखें तो ये दो हैं, उसने मुझे किडनैप किया तो मैं उससे बदला लेने की इच्छा है। जब इस सिमुलेशन या माया का गेम समझ में आता है तो कॉन्शियसनेस इस लेवल पे चीज़ों को अलग तरीके से देखती है, वो डुअलिटी को समझ जाती है। जब समझ जाती है तो उसको ये सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होता। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी सर। तो ये भी बात बहुत होती है, दो हैं एक है, एकत्व क्या है? तो ये बात तो सभी करते हैं, बात तो हमारे संतों ने भी करी। वो कबीरदास जी बोल के गए कि निर्गुण गली अति सांकरी तामे दो न समाए। इसका कॉन्सेप्ट सुना है, सुनने में कानों को अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारे दर्शक जानना चाहें आपसे कि क्या हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं डुअलिटी से वननेस में आने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? जो हमारा सिस्टम है इसमें मास्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जैसे बात करते हैं, ऐसे ही माइंड और हार्ट। माइंड मास्कुलिन है, लॉजिकल माइंड, और हार्ट, ये दोनों मिला के जो इसका बैलेंस है, परफेक्ट बैलेंस हो तो ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। लेकिन हमारी सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम, लाइफ स्टाइल, उससे हमारा लॉजिकल माइंड बहुत डेवलप हो गया है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि न्यूरॉन्स ब्लॉक हैं, वो हर चीज़ को लॉजिकल उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से हार्ट एनर्जीज वीक हैं। हार्ट एनर्जी वीक हैं, और वो फियर की मेमोरीज हैं। जैसे कोई भी घटना होती है उसकी मेमोरीज सदियों हमारे डीएनए में सेव हो जाती है। वार की मेमोरी है, अगर लेडीज़ हैं उनको रेप है उसकी मेमोरीज हैं, सफरिंग की मेमोरीज हैं। इसकी वजह से हार्ट सिकुड़ जाता है। बहुत कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि बहुत सारे जो सेल्स थे बहुत फ्लोरिश कर रहे थे, और जरा सा उसमें ड्रॉप डाली जहर की, वो सारे उस बर्तन के कोने में जाके सिकुड़ गए। ऐसे ही ह्यूमैनिटी का जो हार्ट है वो बहुत सिकड़ा हुआ है। जब वो इस फॉर्म में है, इसलिए वो इस वननेस का एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। जो इससे बाहर निकल जाता है, चाहे वो कबीरदास जी हो या मीरा, वो इसको वननेस का अनुभव करते हैं। तो कुछ टिप्स जिससे आप वननेस में की तरफ स्टेप्स एटलीस्ट बढ़ा सकें। जो इसकी बहुत अच्छी टीचिंग है जेम्स माहो की, 6 हार्ट वर्च्यूज।
6 हार्ट वर्च्यूज, उसका फिर एक मेडिटेशन भी है, उसका अगर अभ्यास करें तो हार्ट को सपोर्ट मिलता है। उसमें एप्रिसिएशन, कंपैशन, वीरता, ये हमारे हार्ट में वर्च्यूज़ हैं, लेकिन वो वर्च्यूज़ को हमने कल्टीवेट नहीं कर पाए। ढांचा ऐसा है, हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं। जब सर्वाइवल मोड में रहते हैं तो हम सोचते हैं कंपटीशन है, उससे हमें आगे बढ़ना है। किससे आगे बढ़ना है? किसी दूसरे से। और वो स्कूलिंग से स्टार्ट हो जाता है। इंडिया में तो आप देखो कि नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए वो 20 स्कूल में अप्लाई करते हैं। शुरुआत से ही कंपटीशन है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर कोई टैलेंट है तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके नंबर कितने आते हैं, मार्क्स में कौन फर्स्ट पोजीशन में है, कैसे उसको आगे हायर एजुकेशन में उसका एडमिशन नहीं होगा, एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दिस हार्ट, जो कॉन्शियसनेस, इसका एक्सपेंशन का उल्टा क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, यस, संकुचित हार्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हमारी अवेयरनेस हो और हम जाने कि हमारा इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे हाथ में है अपने आप को इवॉल्व करने का, तो हम अपने हार्ट वर्च्यूज पे काम कर सकते हैं, तो हम वननेस का एक्सपीरियंस आसानी से कर सकते हैं। और अब ये आसानी से इसलिए भी होगा क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है। लोग पूछते हैं क्या एग्जाम्पल है? पिछली सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वार हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। इस सेंचुरी के 23 ईयर्स हो गए। आपको लग रहा है कि रिसेंटली रूस यूक्रेन में हो रहा है या इसराइल में इस समय हो रहा है। इसके अलावा आप देखो 21 ईयर्स, जो 23 ईयर्स हैं स्मूथ हैं। इंडिया पाकिस्तान पिछली बार ही सब होता था। हमारी कॉन्शियसनेस रेज कर रही है, इसलिए ये कर नहीं पा रहे, क्रिएट नहीं हो पा रहा। और ये आने वाले समय में जब नहीं होगा तो एक जनरेशन जो बिना वार के पहली बार होगी, उसका हार्ट अपने आप एक्सपेंड होगा। जी। इसी संदर्भ में मुझे हमारे पीएम साहब की बात याद आई कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर्स। ये वॉर्स बनाने का समय नहीं है, इट्स द एरा ऑफ पीस। तो ये कितनी बड़ी बात है और कितनी ऊंची बात है। तो आपकी ये जो आप मूव कर रहे हैं, आप 5D में वननेस की तरफ मूव कर रहे हैं, और आपके सामने वो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है जब आपको एक भिखारी रेड लाइट पे परेशान करता है, आपको कोई पैसे के लिए परेशान करता है, आप किसी से नफरत करते हैं, वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में इंसान कैसे अपने आप को, देखिए ये मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो इन कॉन्सेप्ट को समझता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो लोग आना शुरू हो जाते हैं। जब परिस्थितियाँ होती हैं तो उन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करना है। सी, जो प्रेम अनकंडीशनल प्रेम की बात होती है, अनकंडीशनल प्रेम का मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ़ बनना, कि यहाँ पे कमरे में कोई भी डेंजरस चीज़ है, मान लो स्नेक का एग्जाम्पल है, तो स्नेक से मैं ऐसे प्रेम करूं जैसे मैं बिल्ली से करता हूं, उसको मैं सहलाऊं और वो मुझे डस ले। डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं, जो स्पेस स्नेक को चाहिए उस डिस्टेंस से हम उसको प्रेम कर सकते हैं। वन थिंग, ऐसे ही अगर किसी से नफरत करते हैं या कोई हमें हार्म कर सकता है पर्सनल रिलेशनशिप में, डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे। नफरत नहीं कर सकते। विद दैट डिस्टेंस यू कैन लव ईच एंड एवरी पर्सन कंप्लीट। यू नो दिस इज डेंजरस, यू मेक दैट डिस्टेंस। और अगर भिखारी है तो क्या हर सच चौराहे पे तो भिखारी खड़ा है, तो हम उसको कंपेंशन का कैसे अभ्यास करें, करुणा का अभ्यास कैसे करें? ये ब्रह्मांड का एक प्लान है, उस प्लान से सबको अपना अपना रोल कर रहे हैं, ये जानते हुए केस टू केस। कभी किसी भिखारी को आप दे दोगे क्योंकि वो डिवाइन प्लान है। हो सकता है किसी भिखारी को आप इतना टच कर दो कि उसका जीवन बदल जाए, आप उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दो अगर आप कर सकते हो तो। लेकिन अगर आप अदरवाइज आप अपनी पूरी एसेट्स को बेच के जिंदगी भर स्टेशन के सामने ब्रेड बांटते रहो तो भी भूख खत्म नहीं होगी, ये जानना डिवाइन प्लान का हिस्सा है। केस टू केस, जब चेतना ऊपर उठती है तब आप केस टू केस आप जानते हो कि इस केस में मुझे क्या करना है। किसी केस में कंपैशन करना है, किसी केस में नहीं करना। किसी केस में हमें भगवान ने अपना चक्र भी उठा लिया, चक्र उठाना पड़े तो भी विद कंपैशन यू कैन डू योर ड्यूटीज। ये अवेयरनेस विकसित होती है साधना से। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ड्युअलिटी से वननेस में आने का मार्ग साधना है। साधना भी एक टूल है, बहुत सारे मार्ग हैं, उसमें साधना बहुत हेल्प करती है। अंडरस्टैंडिंग, स्वाध्याय, अवेयरनेस जो हो रहा है उसके प्रति फीलनेस, और उसके बाद साधना भी एक टूल है। जी। तो दोस्तों, हमें तो ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने ये मार्ग दिया भी है। 4 पिलर सर ने हमें दिए जो कि आपको मार्ग पर
स्थित करने में आपकी मदद करते हैं। और वो क्या 4 पिलर हैं दोस्तों, ये हम कई बार आपके साथ कई एपिसोड्स में साझा कर चुके हैं। ध्यान, ज्ञान बांटना माने स्वाध्याय, ध्यान, स्वाध्याय, शाकाहार। ये हमारी परंपरा है कि हम सेवा भी करेंगे, शाकाहारी भी बनेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, सज्जन सांगत्य भी करेंगे। सज्जन सांगत्य माने अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ बांटना, क्योंकि वो एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा से आप किसी के जीवन में प्रकाश लाते हैं। और ये करते करते आप इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच जाते हैं कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, जो है वो आप ही का दूसरा स्वरूप है। वो जो भिखारी आपको इरिटेट कर रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो सिर्फ आपकी इरिटेशन को उजागर कर रहा है। जो एक दुनिया का जो सिद्धांत है जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, वो आप ही के भीतर का कोई पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत सुंदर बात कही सर आपने कि वननेस और डुअलिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस पर कितने कितने संतों ने बोला कि पर फिर भी हमारी बात लेट समझ आती है। हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आपका धन्यवाद सर कि आपने हमारे को इतना सुंदर कॉन्सेप्ट ये दिया। और जानना चाहूँगी सर आपसे कि आध्यात्मिक उन्नति क्या है, और मतलब कोई कॉन्सेप्ट है आध्यात्मिक उन्नति का, हम कैसे पाएं इस आध्यात्मिक उन्नति को, कैसे आगे बढ़ा जाए मार्ग पर? इसके जो भी टूल है, मान लो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमारा आध्यात्मिक नॉलेज सबके अंदर है कंप्लीट, बिकॉज हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं। कोई भी नॉलेज बाहर नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है हम बाहर ढूंढते हैं। नॉलेज अंदर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये एक बाधा है। जब ये बाधा हट जाती है और हम अंतर्मुखी होकर अपने अंदर सत्य ढूंढना शुरू करते हैं, तो रास्ता आसान होता है। रिलीजन आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। रिलीजन समाज को चलाने के लिए हो सकता है, और रिलीजन्स की बहुत सारी टीचिंग समय के साथ बदल जाती है। मैं अपनी बहुत ट्रेडिशन का उदाहरण देके बताता हूँ। मैंने बताया मैं क्रिया योग करता हूँ। क्रिया योग गृहस्थ के लिए बना था। गृहस्थ में एक योगी परमहंस योगानंद जी ने डिसीजन लिया कि वो शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे। उस परंपरा में, हमारी परंपरा में, उसके बाद के सारे गुरुओं ने शादी नहीं की, और जो सन्यासी बनते हैं वो सारे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक चेंज हो गया। इट वॉज नॉट लाइक दिस, लेकिन ऐसा हुआ, और उसकी वजह से एक शाखा जो है वो इस तरफ चल पड़ी। ये मैनिपुलेशन हो गया, क्योंकि महाअवतार बाबा जी ने तो कहा था ये गृहस्थ लोगों के लिए होना है, बाकी लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं। ऐसे ही रिलीजन की बहुत सारी टीचिंग मैनिपुलेटेड हो गई समय के साथ, लेकिन जो ये जनरेशन है ये जानती नहीं है कि इसमें मैनिपुलेशन हुआ है। उस टीचिंग से बचना। और वननेस के जाने में बाधा है। हर रिलीजन में हर पर्सन को ये भाव डाल दिया गया है कि तुम्हारा रिलीजन सर्वश्रेष्ठ है। हर क्षेत्र के लोगों को ये भाव है कि उनका रिलीजन सर्वश्रेष्ठ है। मैंने दुनिया घूमी, मैंने यहाँ से मुझे सिखा के भेजा गया कि गोरों के देश में जा रहे हो वो खराब हैं। मैंने वहाँ जाकर उनके बहुत सारे गुण देखे, झूठ नहीं बोलते, हार्ड वर्कर हैं और ऑनेस्ट हैं। तो फिर वहाँ, लेकिन वहाँ जाके भी मैंने देखा वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मेरी गुरु जापान की हैं, वो कहते हैं जापान के लोग बिलीव करते हैं कि वो आइलैंड में हैं, और वो आइलैंड ईश्वर ने इसीलिए उनको पानी में काट के रखा है क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्ध, अफ्रीका, किसी से भी बात करो वो कहता है हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सर्वश्रेष्ठता का भाव एकत्व के भाव में बाधा डालता है। इसको छोड़ना, सब एक है, ये हमें हेल्प करता है। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिटिशियन करते हैं क्योंकि वो इसको मैनिपुलेशन चाहते हैं। तो हम ये जाने कि सारे बराबर हैं, तो इस तरह हमारी जर्नी फास्ट हो सकती है, आध्यात्मिक उन्नति फास्ट हो सकती है। और जिस युग में हम जी रहे हैं, हम लोगों का भाग्य अच्छा है कि फ्रीक्वेंसी बहुत हेल्प कर रही है। इस समय हम थोड़ा भी करेंगे तो बहुत तेज़ी से हम ग्रो कर सकते हैं। हम इस एक जीवन में जो हमारा हाईएस्ट गोल है वो पा सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंसियरिटी हो, एक और भी वो अपने आप को एनालाइज करें कि जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। बहुत सारे मैं जानता हूँ लाखों लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, उन्होंने कभी एनालाइज ही नहीं किया कि उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या उनकी टेक्निक में गलती है, क्या उनकी रेगुलरिटी में गलती है, या उनको उद्देश्य ही नहीं पता। वो सोचते हैं कि किसी ने कहा कि बीपी हाई है मेडिटेशन कर लो,
तो ठीक है, बीपी हाई के लिए मेडिटेशन करने लगे, हेल्थ का हो सकता है उन्हें बेनिफिट हो जाए, जबकि ये तो सिर्फ एक साइड उनका अचीवमेंट हो सकता है। मेडिटेशन तो उन्हें बहुत कुछ दे सकता है, वो उन्हें मुक्त कर सकता है हमेशा के लिए। लक्ष्य क्यों मेडिटेशन कर रहा हूँ? मुक्ति के लिए। टेक्निक में कमी है, टेक्निक बदलो। रेगुलरिटी में कमी है, प्रायोरिटीज डिसाइड करो। वननेस में आओ, प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है। जी सर, ये जो आपने टेक्निक की बात बोली, तो उस संदर्भ में दोस्तों मैं आपको याद कराऊं कि बहुत सारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को स्टडी करके, बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्निक्स को प्रैक्टिस करके हमें सर ने आनापानसति ध्यान दिया, जो कि है अपनी सांसों के साथ एक हो जाना। सबसे एक बहुत ही सुगम सरल मार्ग, जो आपका कोई ज़्यादा आपकी एफर्ट नहीं मांगता, अपनी सांसों के साथ एक हो जाना। तो सर ये बहुत सुंदर बात करी आपने कि हम अपने ऊपर भी रिफ्लेक्ट करें कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या सही नहीं कर रहे हैं, और कहाँ पे हम करेक्शन कर सकते हैं। तो सर क्या कोई हमारे पास ज़रिया है अपनी चेतना की जर्नी को नापने का, कि हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ बढ़े, कहाँ पीछे रह गए? चेतना की जर्नी को नापने का एक तरीका इतना पुराना है जितनी ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। इसको टैरेट कार्ड कहते हैं। आजकल टैरेट कार्ड के तो बहुत सारे तरीके से यूज़ मिसयूज़ आप कह सकते हो, भविष्य जानने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, या वीकली फोरकास्ट होता है। टैरेट का ये पर्पस नहीं था। टैरेट से चेतना की जर्नी को नापा जा सकता है। ये इसकी बहुत अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करूँगा जो लोग अपने आप अपनी जर्नी को देखना चाहते हैं। विजडम ऑफ टैरेट बाय एलिजाबेथ हाइश। एनलाइटेंड बीइंग थी, हंगरी की। आखिरी जीवन उन्होंने अपना स्विट्जरलैंड में बिताया। उनकी दूसरी बुक इनिशिएशन भी बहुत अच्छी है, सारी बुक बहुत अच्छी हैं, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर टैरेट विजडम ऑफ टैरेट स्मॉल बुक है। उसमें 22 चेतना के स्तर हैं। अच्छा। 22 पायदान हैं, और इन पायदान में नॉर्मली चेतना एक्सपेंड होती है या उठती है। और 12th कार्ड जो है चेतना का, वो बहुत माइलस्टोन है। सारे टैरेट के कार्ड में जो उनकी इमेजेस हैं, सिर्फ एक कार्ड है जिसमें वो उल्टा है, वो पैराडॉक्स है। जब तक पैराडॉक्स नहीं समझ में आता तो ये जो सिमुलेशन है ये समझ नहीं आता, ये माया असली लगती है। इस फेस में जर्नी स्लो होती है, 12th के बाद जर्नी फास्ट होती है। और इसको नापने का जो ये तरीका है ये बहुत प्रभावी तरीका है, लेकिन इसमें भी सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आपने पढ़ा और पढ़ के अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देख सके कि हम कहाँ पे हैं, तो जर्नी से हमें हेल्प मिलती है अपनी जर्नी बनाने। जी, कुछ इन कार्ड्स के बारे में बताइए सर, ये किस तरह से चेतना को डिस्क्राइब करते हैं? यस, एक कार्ड के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जब उसको डी कोड करते हैं तो इस बुक में बहुत आसानी से। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 कार्ड को बताता हूँ। 6 कार्ड में जो पर्सन पहला क्या है? पहला तो है मैजिशियन। पहला कार्ड ही मैजिशियन है। उसके सर पे हैट है, हैट में रेड और ब्लू 2 कलर हैं, और ये इन्फिनिटी को डोनेट करता है। उसके सामने मेज है, मेज में 3 पाँव दिख रहे हैं, चौथा पाँव नहीं दिख रहा। तो उसका चौथा पाँव जो है वो स्पिरिचुअल वर्ड है, जिसको अभी इनविजिबल है, शुरुआत है, उसको पता ही नहीं, क्योंकि मेज तब भी फोर्ट में टिकी है और उसके पास सारे टूल हैं, उसको पता लग जाता है और वो शुरुआत करता है अपनी जर्नी की पहले कार्ड में। लेकिन हम लोग इस चैनल से आप बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सब लोग, और समय की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है, तो 6 कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ से तो शुरुआत है। 6 कार्ड में एक उल्टा लटका हुआ नहीं, वो दैट इज 12th। 6 कार्ड में एक बीइंग है और 2 राह है, 2 रास्ते जाते हैं, दोनों तरफ 2 लेडीज हैं, दोनों का आकर्षण है, एक दुनियादारी और एक स्पिरिचुअलिटी। और वो कंफ्यूज है और चेहरे पे स्माइल नहीं है, और सर नीचे झुका हुआ है, उसको पता नहीं कौन सा रास्ता चुनना है। अगर उसने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना भी और उसको 6 का दुनियादारी का प्रॉपर एक्सपीरियंस उसने नहीं लिया है, तो उसको उस एक्सपीरियंस की इच्छा उस बीइंग में रह जाती है। इसीलिए वो कंफ्यूज है, उसका सिर झुका हुआ है, रास्ता दोनों है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो वो अगर स्पिरिचुअलिटी में बिना एक्सपीरियंस के जाएगा तो भी वो गिर जाता है। दैट इज 6 कार्ड, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। 7th कार्ड में वो ट्रम्प है, मतलब कि वो सक्सेसफुली इस द्वंद्व से बाहर निकल आया, उसको जो शैतान या उसको आकर्षित नहीं कर पाए। 6 कार्ड उसने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता क्लियरली चुना। 7th कार्ड में वो जब जीत के निकलता है तो रथ पे सवार है, रथ पे 2
ब्लैक और वाइट दोनों जानवर हैं जो हमारे अंदर लाइट और डार्क डुअलिटी का प्रतीक हैं, लेकिन उसकी कमांड उसके हाथ में है। अब उसको इस तरह प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी उसके हाथ में राजदंड है। राजदंड जो आपने पहले कर्म के क्वेश्चन पूछे थे, या ये क्वेश्चन था कि जो मेडिटेशन नहीं कर रहे वो क्यों असेंड हो गए। ह्यूमैनिटी का नेचर है पनिशमेंट, राजदंड। चेतना के सिर्फ 7th कार्ड तक राजदंड है, इसके बाद उसको डुअलिटी समझ आती है, दूसरे को पनिश करने की इच्छा खत्म हो जाती है। 8th कार्ड में बहुत ब्यूटीफुल लेडी है और उसके हाथ में तलवार है, और ये तलवार उसका एक्सपीरियंसेस जो भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती, जो कुछ भी उसके लिए यूजलेस उसको वो काट देती है इस जर्नी पे, इस स्तर पे। इसके पहले लोग फंसे रहते हैं, क्या करना है, क्लैरिटी नहीं है। इतनी क्लैरिटी है कि जो मिले ज़रूरत है उससे वो रखती है, और वो अपने एक्सपीरियंसेस को बैक में देखती है, क्या चीज़ मेरे जिनको वो ख़राब मानती थी वो ट्रिगर ने उसको इवॉल्व करने में हेल्प की, और जिसको वो प्लेजेंट मानती थी वो उसकी जर्नी को स्लो कर रहा है। इसकी वजह से उसको क्लैरिटी आती है उस 8th कार्ड। लेकिन 7th में जब वो विजयी होकर निकलता है तो उसको बड़ा गर्व होता है, वो सबको बताता है ये रास्ता चलो, इस रास्ते पे चलो, मेरी बात मानो, तुम क्यों नहीं समझ रहे। ये 7th है। 8th 9th में वो हेरमेट है, उसके पास प्रकाश है, उसने लालटेन अपनी लेकिन अपने शॉल के अंदर छुपा रखी है, जिससे वो रास्ता देखता है। वो ये भी नहीं बताता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो जान जाता है कि जितना मैं बताऊंगा उतनी मेरी जर्नी स्लो होगी। दैट इज 9th। सो द जर्नी कंटिन्यूज। 11th कार्ड में जो शेर है उसको उसने बहुत लाइटली लेडीज ने अपने हाथ में रखा हुआ है। सारी एनिमल इंस्टिंक्ट उसके कंट्रोल में, डुअलिटी है लेकिन उसके कंट्रोल में। उसके बाद वो 12th कार्ड आता है जिसमें हमें पैराडॉक्स पता लगता है कि ये जगत असली नहीं है, माया है। इसमें वो उल्टा लटका हुआ है, दोनों तरफ पेड़ हैं, पेड़ में 6 शाखाएं हैं जो हमारे शरीर में 6 चक्रों का प्रतीक है, दुनियादारी। और सारे जो शाखाएं कटी हुई हैं ठूंठ हैं, वो फल नहीं दे सकती, उसके सारे चक्र बैलेंस हैं। उसके दोनों हाथ जेब में है, वो अभी भी नहीं बताता कि मैं क्या कर रहा हूँ। उल्टा लटका है लेकिन मुस्कुरा रहा है। उसको अब खुशी मिलती है कि दुनिया उल्टी है, क्यों नहीं देख पा रही। उसको उल्टा दिखना शुरू होता है। सिर्फ एक कार्ड में वो उल्टा है, और उसके हाथ में उसकी जेब से सोने और चांदी दोनों सिक्के वो फेंक रहा है। सोना मटेरियल, चांदी स्पिरिचुअल वेल्थ। स्पिरिचुअल वेल्थ भी वो फेंक रहा है क्योंकि वो जान जाता है कि अब तक जो स्पिरिचुअलिटी में सीखा था, जो रिलीजन ने सिखाया था, जो शास्त्रों में पढ़ा था, वो सब यूजलेस है। इसको भी फेंक के वो अपनी जर्नी को शुरू करता है। वहाँ से चेतना बहुत फास्ट ग्रो करती है। ऐसे ही फिर आगे बहुत स्टेप हैं। 18 कार्ड मून है, 19 कार्ड सन है, 20th में एल्केमी होती है। एल्केमी इज ए रीबर्थ, जिसको एल्केमी हो जाती है वो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। देन ही इज बाउंड टू बी एनलाइटेंड। जी, तो ये कार्ड्स बहुत सिंपल, एक किताब से आप अपने आप को, अपनी जर्नी को नाप सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ही बताना चाहता हूँ। जब मैंने किताब पढ़ी 2012 में, अराउंड दैट पीरियड, तब मैं बहुत बोलता था, तुम विपासना करके आओ, तुम आना पाना ध्यान करो, ये क्यों नहीं करते। ये वो मेरी 7th 8th हिस्ट्री थी जिसमें मैं ज़्यादा बोलता था। इसके बाद जब मैंने 9th पढ़ी कि वो शांत हो गया, मैंने वो किताब बंद कर दी। मैंने कहा इसकी ज़्यादा अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं अडॉप्ट करूंगा, मेरे अंदर वो परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। मैं उसको, जैसे मैंने विनम्रता के ऊपर कहा, विनम्रता ओढ़ना काम नहीं आता, परिवर्तन होना चाहिए। तो किताब मैंने बंद करके रख दी। फिर मैंने सालों के बाद 2017-18 में उठाई कि अपना लेवल चेक करने के लिए, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए। या तो कोई और आपको करके बताए, नहीं तो आप इतने न्यूट्रल हो। बस एक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, अदरवाइज सब इस किताब को यूज़ कर सकते हैं। जी, आप बता रहे थे टैरो के बारे में, तो मैं आपको सुन रही थी तो मैं अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट किया कि मैंने तो ये काफ़ी पायदान एक जन्म में ही क्रॉस कर लिए। तो जैसे एक ज़माने में इतना स्पिरिचुअल पाथ पे आने का ही गर्व होना शुरू हो गया, वहाँ से उल्टे लटके फिर जब पता चला कि एवरीथिंग इज़ लाइक लेट गो। तो ये काफ़ी अपने ऊपर ही रिफ्लेक्शन मेरा हो रहा था जब मैं आपकी बात सुन रही थी। फिर मैं आपको बधाई देता हूँ, अगर आपने उल्टा लटका अपने आप को देख लिया तो यहाँ से जर्नी बहुत फास्ट होगी पहले से। और 12th से पहले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, नॉर्मली हो सकता है कि कोई 6 का एक्सपीरियंस 4th से पहले कर, 4th का एक्सपीरियंस 6 से पहले कर ले, या 8th का बाद में करे। लेकिन आफ्टर 12th सीक्वेंशियल नॉर्मली करते हैं। आफ्टर दैट बेस 13, 14, 15 सीक्वेंशियल होते हैं। लेकिन ये किताब भी आज से 30 ईयर्स पहले की है, या
अब हम एक्सपोनेंशियल जबरदस्त ग्रोथ के growth में period हो में सकता है कि इस समय 2 या 3 हम एक साथ कर रहे level हो पे, आफ्टर 12 हाँ। साइमल्टेनियसली बिकॉज वी आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली वेरी फास्ट। तो सर ये किताब आपकी लाइफ में कैसे आई, इसकी प्रेरणा कहाँ से? अगर मैं पूरी, मुझे पता नहीं समय होगा, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी मेंटर जो जापान की हैं, उनकी गुरु जापान की थी। उन्होंने उनकी पहली ऑटोबायोग्राफी पढ़ी इनिशिएशन के नाम से। शी वाज सो इम्प्रेस्ड, तो उन्होंने अपनी गुरु को कहा कि ये किताब मैं पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो ना जापान की भाषा मैं तो जर्मन भी नहीं जानती और इंग्लिश भी नहीं जानती, ये किताब सिर्फ इंग्लिश और जर्मन 2 भाषाओं में है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बहुत मोटी किताब है, आई डोंट नो 700-800 पेजेस हैं, बड़े साइज़ के, तो और शॉर्ट में, छोटे फॉन्ट में। तो उनका कोई बात नहीं, मैं आपको, उनका देखो अपने गुरु के प्रति समर्पण। 1998 में ईमेल नहीं थी, फैक्स था और फैक्स बहुत महंगा होता था। 3 पेज, अपना होटल, 2 बच्चे, सास ससुर, सारे ऑब्लिगेशंस के बाद वो 3 पेज जर्मन से जापान में ट्रांसलेट करती थी एवरीडे और फैक्स करती थी। वो सारे फैक्स वहाँ से उन्होंने पढ़े। जब उन्होंने, इतना कोई पढ़ता है, जब ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करने का बहुत फ़ायदे हैं, आपको पूरा उसका डीप मीनिंग समझ में आता है। एक, जब कोई किताब आप जल्दी में पढ़ते हो वो एक लेवल है, जब आप उसको ट्रांसलेट करके उसका भाव लाने की कोशिश करते हो तब आप उसको डीपली में अंडरस्टैंड करते हो। इस किताब से उनके जीवन में बदलाव आया, तो उन्होंने उनकी सारी किताबें पढ़ी, तो इसकी वजह से उनको ये किताब उन्होंने मुझे रिकमेंड की, मुझे उनके थ्रू ही पता लगा कि ये किताब है। उन्होंने दूसरी किताब भी एक और पढ़ी है, वो उसकी बहुत तारीफ़ करती हैं, अपने हर सेशन में कहती हैं, मुझे कहती हैं बताया करो 6 लेवल से पहले के लेवल में, 4th 5 लेवल में, जैसे हर बच्चा पैदा होता है तो उसको बीमारी जरूर लगती है, सर्दी जुकाम दस्त बुखार गारंटी है, क्योंकि ये उसके प्रोसेस का हिस्सा है। ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में हर स्पिरिचुअल साधक को एक बार ये बीमारी लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा महान हो गया। उस पीरियड में वो बिल्कुल नहीं सुनता। तो एक किताब वो कहती हैं, ये किताब एक फ्रांस के मिस्टिक ने लिखी थी, इतना विनम्र थे कि उन्होंने लिखा कि जब तक मैं जिंदा रहूं ये किताब पब्लिश ना हो, और आखिरी में पब्लिश मेरे मरने के बाद वो किसी को हाथ से लिख के दे गए थे, उसमें भी उनका नेम तक नहीं आना चाहिए किसने ये किताब लिखी, इट वाज नो नेम्ड। जिन्होंने पब्लिश कराई उन्होंने कहा ये मेरा नहीं है, मेरा खाली किसी और का काम है। उसमें उन्होंने लिखा कि जब कभी आप इस बच्चों की बीमारी में फंसना, तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जितनी जल्दी बाहर निकल सको बाहर निकल। ये चेतना की जर्नी की सबसे बड़ी बाधा है, जब हम अपने आप को बहुत महत्वाकांक्षी भी होते हैं या अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। तो आपका पहले क्वेश्चन था स्पिरिचुअल महत्वाकांक्षा में, तो उनके लिए भी ये अच्छा है जानना। जी, ये भी एक आपकी टेस्ट होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, कि आप, कई लोगों को कई रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी मिल जाती हैं, वो उन्हीं में फंस जाते हैं। तो ज्ञान भी मिल रहा है, ध्यान भी हो रहा है, लेकिन टेस्ट साथ में है। तो उस टेस्ट को आप साध कर चलते हैं। क्या स्पिरिचुअल टेस्ट होते हैं सर? अगर मैं आपसे बहुत तरह के टेस्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सबके लिए टेस्ट हो, जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए टेस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी 12th कार्ड की बात हुई है, 18th कार्ड ऐसा ही एक टेस्ट है। 18th कार्ड, जब टैरेट की चेतना में बहुत कम लोग हैं, लेकिन जब 18th लेवल पे पहुंचते हैं, इस कार्ड का नाम है मून, चंद्रमा। चंद्रमा कब होता है? रात में। रात है इसलिए अंधकार है, उसको पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है, और रास्ता है वो पहाड़ की ओर, मतलब ऊंचाई के लिए रास्ता जा रहा है, लेकिन बहुत सकरा है, एक बार में 1 पर्सन जा सकता है। तालाब है, तालाब के पास केकड़ा है, केकड़ा जकड़न है। जो भी जकड़न है, समाज के अपने स्टेटस की जकड़न, मैं प्रधानमंत्री हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या मेरी ये अचीवमेंट है, राइटर हूँ, या किसी भी तरह की जो उसकी जकड़न है, जिसका स्टेटस है। धर्मराज युधिष्ठिर को अपने धर्मराज की जकड़न है। सामने भगवान खड़े हों और भगवान कहें कि अधर्म का प्रतीक द्रोणाचार्य, इसको हटाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, तो वो कहता है मैं धर्मराज हूँ, मुझे धर्म सिखाओगे आप, मैं तो सच ही बोलूँगा। ये धर्मराज की जकड़न है। इस स्टेज में ये सारी जकड़न, और 2 तरफ कुत्ते हैं, वो कुत्ते मुंह उठा के भौंक रहे हैं लेकिन काटेंगे नहीं, ये समाज है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं तो सामाजिक ढांचा हमें भौंक सकता है 18 लेवल पे, पहले वाले में तो प्रभावित कर सकता है। समाज में जब चेतना इतनी एडवांस नहीं है तो समाज का दबाव वो सह नहीं पाता। 18 में उसको समाज कुछ नहीं कह सकता, भौंकने वाले कुत्ते हैं, लेकिन फिर भी उसको अकेले जाना है। तो ये 18 कार्ड का लेवल है। तो आपने कहा रिद्धि सिद्धियाँ का क्या नुकसान हो सकता है? 18 कार्ड में ये सब जकड़न आती है। रिद्धि सिद्धि की जकड़न, अपने नॉलेज की जकड़न, अपनी
चक्रों की जकड़न, अपने विजन की जकड़न, ये सब यहाँ पे फंसाती हैं, जर्नी में गिर भी सकती हैं। जी, तो सर जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलते ही हैं तो हमको लगता है कि अरे सब बेकार है, जॉब बेकार, फैमिली बेकार, अब बस चल पड़े अपना अलग से कहीं रहें, कमंडल लेकर बैठ जाए कहीं। तो ये इसका क्या, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। हमारे समाज ने हमें ऐसा सिखाया कि जो स्पिरिचुअल है उसको गंदे कपड़ों में, साधारण जीवन में, भिखारी की तरह बिना किसी मनी के जीना चाहिए। नहीं, आप देखो महात्मा बुद्ध राजा थे, भगवान कृष्ण को देखो, मीराबाई को देखो रानी थी, कबीर थे। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे जीते हो। ये मिस कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से जितनी जल्दी कोई बाहर निकल सके उतना अच्छा है। अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए, जीवन के किसी एस्पेक्ट में बैलेंस ना कर सकने के लिए लोग, आप हरिद्वार में देखो कितनी बड़ी भीड़ है, वो सारे स्पिरिचुअल हैं। जब आप इसको समझोगे तो आपको लगेगा कि ये भागे हुए लोग। और जो हमारी डे टू डे लाइफ है, ये हमें इवॉल्व होने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है, ऐसा मेरा मानना है। जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है महर्षि रमन ने एकांत में पाया, लेकिन सबके लिए मेरा इवोल्यूशन मैं मॉन्क बनना चाहता था। लकीली उन्होंने मुझे नहीं लिया क्योंकि मैं मैरिड था। हमारे सिस्टम में जैसे मैंने बताया मैनिपुलेशन के मारे अब वो सिर्फ मॉन्क वही बन सकते हैं जो मैरिड हैं। लेकिन अगर उन्होंने ले भी लिया होता तो भी शायद मैं नहीं टिकता, क्योंकि मेरे अंदर साहस है। मैं कुछ अच्छे लोगों को जानता हूँ जिनके अंदर स्पिरिचुअल टैलेंट था, डीप डिज़ायर थी, लेकिन एक सिस्टम का हिस्सा बन के रह गए। अब ये सिस्टम, कोई भी सिस्टम आप देखो, क्या वो फिफ्थ डायमेंशन की बात करता है? क्यों नहीं करता? क्यों मास्टर नहीं जान पाए कि ओके महर्षि अरविंदो ने की, या मैंने सुना है पत्री जी ने भी पहले बताया कि आने वाले समय में कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने वाला है जी। लेकिन बहुत सारे सिस्टम क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो इस पिरामिड स्ट्रक्चर में हायर है। उनका हायर ही रहना चाहते हैं। वो हायर ही रहना चाहते हैं, एक जैसा ना हो ये उनको बाधा लगता है। इसलिए ये अगर मैं इस सिस्टम में होता तो मैं बहुत सफोकेटेड फील करता, तो मेरे सामने दो ही चारे बचते, या तो मैं साहस करके छोड़ देता। लेकिन कंडीशनिंग इतनी डीप होती है। मैंने संन्यास दीक्षा का एक प्रक्रिया में हिस्सा लिया, 3 दिन तक प्रक्रिया चलती है। इस हद तक ब्रेन वॉशिंग है कि समाज भी उसको कहता है कि सन्यासी बने, गुरु को स्वीकार किया, अब तुम क्यों भाग के आए हो। बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बाधा हो जाती है। जरूरी नहीं है भाग के जाना, हरिद्वार में भीख मांग के जीना, यहाँ रह के ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो ट्रिगर हैं फैमिली में, जॉब में, वो हमें इवॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जी, तो यहाँ से क्योंकि हम मिसकंसेप्शंस की बात कर रहे हैं कि गलत फहमियाँ है ये हमारी है। जी, चलिए मैनिपुलेशन। और इसका एक और भी दुर्भाग्य है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल सीकर, जो रियल सीकर हैं, आप देखो कि उनके जीवन में पैसे की कमी है। क्योंकि उनकी कंडीशनिंग, प्रीवियस कंडीशनिंग, कि एक सीकर को अबेंडेंस नेचर है, आवर नेचर इज अबेंडेंस। उसमें एक मैनिपुलेशन डाल दिया कि गरीब की तरह रहो, भिखारी की तरह रहो। वो बेचारा जिंदगी भर स्ट्रगल ही करता रहता है कि कैसे। दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, ये जानना। तो जैसे इसी संदर्भ में हम बात कर सकते हैं कि खाने को लेकर भी लोगों का बहुत रहता है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि खाना और हमारी चेतना और हमारे चक्रास कैसे रिलेटेड है। बहुत पुरानी कहावत है, आयुर्वेद में भी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को ना मानते हो, जैसा खाओ मन, अन्न वैसा मन। तो खाना एक लिविंग बीइंग है। हर चीज़ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस में इंफॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंसी है। तो उस खाने को खाना चाहिए जो आपको सूट करे, डाइजेस्ट हो, और आपको स्पिरिचुअल अगर इंटरेस्ट है तो आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ाने में सहायक हो। तो क्या इसमें नॉनवेज फूड भी इंक्लूडेड है? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसे भी उदाहरण है कि बहुत सारे रियलाइज बीइंग थे जो वो नॉन वेज खाते थे, कलकत्ता के हों या उस एरिया में भी रियलाइज संत पैदा हुए हैं, और वहाँ पे वो रियलाइज्ड हुए, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन वहाँ पे वो ऐसा खाना खाते थे जो वहाँ पे होता था। या वेस्टर्न कंट्री में मान लो जीसस क्राइस्ट की कहानी है कि वो मछलियाँ खाते थे, जबकि वो जी, लेकिन उनके बारे में ये बोला जाता है कि बहुत छोटे थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा ओशो बताते हैं कि अगर कुछ साल और रहे होते, प्रौढ़ हो गए होते, जवानी में ही मौत हो गई, क्रूसिफिक्शन जवानी में ही हो गया, तो तब तक शायद समझ आ जाती, हो सकता है कि आप एक कॉन्शियसनेस
है और आप दूसरी कॉन्शियसनेस को भी सम्मान दें। मैं मानता हूँ कि फ़र्क पड़ता है जी। खाने का, शाकाहार का, और जितना हम दूर होते हैं अपने उतना खाना हमें फ़ायदा करता है। रो कॉस्ट है वो सबसे अच्छा है, रॉ फूड जैसा नेचर ने दिया है, अगर हम उसको बिना चेंज करके खाएं तो बहुत अच्छा है। जी। ये आप फास्ट पर भी बहुत जाते हैं, तो आप उनकी सिग्निफिकेंस बताइए हमें। मैंने अपनी ज़िंदगी में फास्टिंग के एक्सपीरियंसेस देखे। समय का मैं तो बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। एक बार मुझे, मैं कहूँगा, फोर्स किया गया मेरे कि मैं एक शिविर में भाग लूँ, और उस शिविर में भी डिवाइन प्लाथ के हिसाब से मुझे रूम नहीं मिला। मैं लास्ट मोमेंट पे गया था तो मुझे डॉर्मेट्री में रहना पड़ा 25 लोगों के साथ, बट दैट वाज ए ब्लेसिंग। उस ब्लेसिंग इसलिए थी कि अगर मैं अकेले रूम में होता तो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाता लोगों में क्या बदलाव आए हैं। मैंने अपने रूम में देखा कि जो लोग स्ट्रेचर में आए थे 3rd फ्लोर में, वो 7 डेज़ के बाद वॉक कर रहे थे गार्डन में। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि हम इतना डॉक्टरों के चक्कर में भागते हैं, हम सिर्फ डाइट को कंट्रोल करके अपने आप को हील कर सकते हैं। दैट वाज माय एक्सपीरियंस। और स्पिरिचुअल साधक के लिए भी हमारी जो 3rd आई है ये बहुत काल्किफाई है। ये पहले कहते हैं कि सिद्धांत के हिसाब से कि अखरोट जितनी बड़ी थी, अब ये चने के दाने जितनी रह गई है, सिकुड़ गई है, और इसके ऊपर कैल्शियम की लेयर है। मैं बाद में एक अच्छी न्यूज़ भी सुनाऊंगा। ये फ्लोराइड, फॉर एग्जांपल, हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड भी है, पानी में है। पूरी दुनिया के पानी में फ्लोराइड इंटेंशनली मिलाया जाता है। साइंस की सारी रिसर्च कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है। और खाने पीने में ऐसी बहुत सारी मिलावटें हैं जिसकी वजह से, तो अगर हम ऐसा खाना खाएं तो हमें उसको कैल्किफाई करने में साधना के अतिरिक्त हम ऐसे फूड ले सकते हैं जो उसको हेल्प करें। ज्योतिषमती ऑयल एक किसी तरह का ऑयल है जो उसको भी कैल्किफाई करता है। गुड न्यूज़ ये है कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी जिस तरह रेज हो रही है, बहुत सारे लोगों को जो बहुत साधना करने से मिलता था, फॉर एग्जांपल अनहत नाद, अब बहुत सारे लोग हाई राइज जो फ्रीक्वेंसी को हियर कर रहे हैं, अनहत नाद उन्हें सुनाई देता है। सेम वे बहुत सारे लोग जिन्होंने साधना नहीं की या बिल्कुल कम की है, उनकी 3rd आई एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है। उन्हें क्या करना चाहिए? अब जैसे हम किसी अंग को यूज़ नहीं करते तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। मान लो किसी ने अपने हाथ को नहीं यूज़ किया 10 साल, तो वो उठा नहीं पाता। इस अंग को हमने यूज़ करने की आदत खत्म हो गई। डुअलिटी को सिर्फ एक चीज़, एक समझ हटा सकती है डुअलिटी से, जो हमारा मूल नेचर है बांधने का। 3rd में देखना, दोनों के बीच में देखना। तो या तो कोई साधना हो जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी को खोले, ईडा और पिंगला को बैलेंस करते हुए, और अगर 3rd आई खुल गई है लेकिन हम उन्हें उसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि सालों से हमें यूज़ करने की आदत छूट गई है, इसकी एक्सरसाइज क्या है? इसको एक्सरसाइज करके एक्टिवेट करें। 3rd आई की एक्सरसाइज है एक ब्लिस। इसका मूल नेचर है ब्लिस का अनुभव कराना। जीवन में कभी किसी को ब्लिस का अनुभव हुआ हो, मदर ने बेबी को फीड कराया हो या बेबी पैदा हुआ हो, उस एक्सपीरियंस को याद करना। कोई माउंटेनिंग में गया, उसने सूर्य उदय देखा और ब्लिस का एक्सपीरियंस हो गया, उस एक्सपीरियंस को डेली थोड़ा सा रिमाइंड करना। आपकी 3rd आई एक्टिव हो चुकी है, सिर्फ उसको हमें और थोड़ा सा जगाना है जी। तो इससे अगर वो करेंगे तो बहुत जल्दी इस समय वो अपने आप को डुअलिटी के परे देखना शुरू कर देंगे। ब्लिस हमारा नेचर है, ये हमारा मूल स्वभाव है। सत्य, चित्त और आनंद खो गया है। 5D इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है कि जो हमारा खो गया था उसको हम वापस पा रहे हैं। यही पूरी स्पिरिचुअलिटी का आधार है, शायद सत्य और आधार यही है कि वो बोलते हैं ना, जीसस बोलते हैं द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो अपने भीतर ही जो है उसको ही हम खो गए, हमने खो दिया। वो हिंदी में कहावत भी आती है, बगल में बेटा शहर में ढिंडोरा। तो आपके भीतर ही है वो सच्चाई, वो आनंद, वो प्रेम का झरना, वो प्रेम का स्रोत आपके भीतर ही है, और आप उसको ढूंढते हैं, दर बदर ढूंढ रहे हैं, इधर जा उधर जा, इससे पूछ उससे पूछ। इसी वजह से जर्नी इतनी स्लो हुई पड़ी, नहीं तो बहुत आसान है। आध्यात्मिकता इतना सच्चा, सीधा, सरल और आसान रास्ता है, जो सारा कॉम्प्लिकेशन है दैट इज द। और वो भी हमने ही कॉम्प्लिकेट किया है। हमने भी तो उन बिलीफ सिस्टम्स को माना जो हमारे पर इम्पोज किए गए, हमारे पर थोपे गए, आरोपित किए गए, उनको हमने माना। तो इस तरह से पर सच्चाई की तो अल्टीमेटली जीत ही होती है। तो सर, जाने से पहले हम आपका मैसेज जानना चाहेंगे। मेरा मैसेज तो यही है कि हम लोग एक
इतने अच्छे समय में हैं जिसमें बिना कुछ करे आपकी थर्ड आई जागृत हो रही है। इस समय का फ़ायदा उठाएं और जो प्रोसेस हो रहे हैं आने वाले समय में अगर आप अवेयर होंगे, हो सकता है कि आने वाला समय चैलेंजिंग हो। मैं इसलिए चैलेंजिंग कहता हूँ, डरने की बात नहीं है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और परिवर्तन हमें हमेशा पुराना जो डिसफंक्शनल है वो पुराना हटेगा। आसान लगता है, यस, चाहे कितना भी कंफर्ट बुरा हो। जोन। हाँ। यस, कंफर्ट जोन है, कॉग्निटिव डिसोनेंस है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि उनके गुरु फेक हैं, तब भी लेकिन नहीं छोड़ते। साहस नहीं छोड़ते क्योंकि डर लगता है। उस कॉग्निटिव डिसोनेंस से हटें, साहस करें और उस जो बेस्ट जीवन में प्रकट होने वाला है, डिसफंक्शनल को छोड़ने की आदत डालें और नए का उत्साह से स्वागत करें। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जी धन्यवाद सर, बहुत सुंदर था। तो दोस्तों, हमने जाना किस तरह से जो हम 5D रियलिटी के बारे में बात करते हैं वो हमारे भीतर से ही आना है। सब कुछ हमारे भीतर से ही प्रकट होना है। हमने सिर्फ और सिर्फ मार्ग की बाधाएं हटानी है। और वो बाधाएं क्या हैं दोस्तों? हमारा गलत बिलीफ सिस्टम, ये सोच कि हम तो गरीब ही हैं, हम एक गरीब देश हैं, या हम किसी भी कहीं से भी कम हैं। हमें अपना मूल स्वभाव एक्सेप्ट करना है दोस्तों। हम भूल गए हैं कि हम कितने डिवाइन बीइंग्स हैं। और हम जब ऐसे चैनल्स को देखते हैं, ऐसी बातों को सुनते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, शाकाहारी होते हैं, तो नेचुरली दोस्तों आपके अंदर स्वतः वो परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो इस 5D रियलिटी का दिल खोल के स्वागत कीजिए, क्योंकि हम ही तो इसके क्रिएटर हैं। तो आइए दोस्तों, इस रियलिटी को गले लगाने के लिए तैयार हो जाइए। और एपिसोड्स में नए मेहमानों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। देखते रहिए PMC हिंदी चैनल और बने रहिए हम सभी के साथ इन ज्ञानवर्धक बातों के साथ, इस खजाने के साथ। धन्यवाद दोस्तों। लव एंड लाइट। PMC हिंदी बदले जीवन।